Assalamu alaikum, and I'm your professor Dr. Anil Salman. This is course 563 and today is the last lecture, which is definitely going to be the wrap up, and what we promised in the first session, we are going to see whether क्या हमने वो चीज़ें अचीव कर सके थे या नहीं की, और अगर की हैं किस हद तक की हैं. So that would be basically the recap, and basically आज का लेक्चर है ये आपने सारे 32 लेक्चर्स को देख लें या 31 लेक्चर्स को देख लें या 32 को देख लें, बिकॉज टुडे इट वुड बी मोर और लेस समराइजिंग और कंक्लूडिंग द होल कोर्स. अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, हमने बात की थी दैट व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद परफॉर्मेंस हमने कोई देखनी है, हम कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी की कि जी आया ये स्ट्रैटेजी हमें कोई रिजल्ट्स दे रही है या नहीं दे रही, एंड अगर नहीं दे रही व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट. व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज़ कि हम एक स्ट्रैटेजी की वो देख रहे होते हैं, परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कोई हमने उसके अंदर कोई मेजरमेंट का हमने कोई तरीका ढूंढना था, एंड वन ऑफ द वेज वाज बैलेंस्ड स्कोर कार्ड. इट्स एन ओल्ड टेक्निक लेकिन हैव प्रूवन क्वाइट गुड, क्योंकि मोस्टली जब भी हमने डिसीजंस की हैं वी वर लुकिंग इनटू कि बेसिकली हम जो बात देखते थे दैट फाइनेंस के ऊपर हम अपनी वो डिसीजंस कर रहे होते थे, लेकिन what we actually saw is that apart from finance there are so many other factors which actually affect the performance of the organization, which actually affect in the attainment of the goals of an organization. तो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया और जिसमें हम फाइनेंशियल पार्ट नहीं लेते बल्कि उसके अंदर नॉन फाइनेंशियल पार्ट भी लेके आते हैं, एंड वी ट्राई टू सी कि जी ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है. आपने वही अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको अपने स्ट्रैटेजी के साथ क्या करना होता है, सिंक करना होता है या सिंक्रोनाइज करना होता है. एंड व्हेन वी आर सिंक्रोनाइजिंग इट वी आर एक्चुअली लुकिंग कि जी आपने जो हैं एक्टिविटीज़ वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन की हुई हैं, एंड वंस यू हैव अलाइंड द ऑब्जेक्टिव्स विद रेफरेंस टू योर एक्टिविटीज़, तो ऑब्वियसली फिर आप अपना एवेल्यूएशन क्राइटेरिया बनाते हैं और एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं, एंड देन यू सी कि जी आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए. दैट वाज मोर और लेस जो कि आपकी बैलेंस्ड स्कोर कार्ड था. दैट वाज लेक्चर नंबर 31. नाउ जो आउटकम्स थे इस टोटल कोर्स के, अगर हमने पहला लेक्चर अगर आपको याद हो, बेसिकली हमने कहा था कि ये 3 चीज़ें हमें समझ आएंगी, एंड नाउ यू आर द जजेस कि जी once we have gone through different dimensions, and remember कि सिर्फ हमने नाइजल की बुक नहीं पढ़ी, उसके अंदर और भी कई नई चीज़ें जो आती थी. I was cross-referring to you, I was telling you what is happening at the moment in the business scenarios, in the business world. तो हमने ये कहा था कि understand and able to perform the key steps in the development of operation strategy of new and existing companies. के आपको ये पता चले कि जब कोई नई या कोई existing companies हैं उनकी operation strategies में कौन कौन से steps आपको करने पड़ते हैं. I hope so कि by now आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी. Then understand how companies set strategic direction and how they use data and analysis to create key strategic and operational performance measures to monitor the effectiveness of the strategy implemented. अभी जो last lecture था that was basically looking into कि हमारी strategy की क्या effectiveness थी. 30th lecture was about that. एंड लास्ट जो हम आ रहा था आउटकम, जो कि इस कोर्स के बाद हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमने हासिल की. अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड चैलेंजेस companies face when developing operation strategy to improve performance, such as resistance to change, limited resources, and importance of employee involvement in the process and need to manage the strategic planning process. ये भी हमने पढ़ा कि जी आपको जब भी आप कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस किस किस्म की आती है, टॉप मैनेजमेंट में कौन से इश्यूज होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में कौन से होते हैं, लोअर मैनेजमेंट को आपने कैसे इन्वॉल्व करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाती है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है. वी ऑल थ्रू आउट दीज लेक्चर्स वी हैव बिन कवरिंग ऑल ऑफ इट. नाउ just to summarize and just to give you the recap, और मैंने ये बड़ा वो जैसे कहते हैं ना बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ so that
डिटेल हम पीछे सारी कर चुके हैं, बट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ होलिस्टिक व्यू अबाउट स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब डोमेन ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है कि स्ट्रेटेजिक कम्पिटिटिवनेस एंड अबव नॉर्मल रिटर्न्स। एक तो आपके बिजनेस में आपको नॉर्मल रिटर्न्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस करेंगे आपको कुछ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हमारा क्या होता है, हम नॉर्मल प्रॉफिट पे वो जैसे कहते हैं वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी वांट टू गेट मोर प्रॉफिट्स, और मोर प्रॉफिट्स बनाने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। concerns managerial decisions and actions which materially affect the success and survival of business enterprises. Then it involves the judgment necessary to strategically position a business and its resources so as to maximize long-term profits in the face of irreducible uncertainty and aggressive competition। कि आपके बिजनेस में जब भी आप कोई काम करेंगे उसके अंदर आपकी अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और साथ साथ आपका अग्रेसिव कंपटीशन भी होगा, और आपने इन दोनों को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। एंड स्ट्रैटेजी इज़ द लिंकेज बिटवीन बिजनेस एंड इट्स करंट एंड फ्यूचर एनवायरनमेंट, ठीक है, कि हम अपने फ्यूचर एनवायरनमेंट में किस तरीके से मिटिगेशन कर सकते हैं, किस तरीके से अडेप्टेबिलिटी ला सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो हम फ्यूचर फोर्स ही कर रहे हैं प्रोएक्टिवली, उसको हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देन कम्स डेफिनेशन क्या आती है हमारी स्ट्रैटेजी की, द डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड अडॉप्शन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू कैरी आउट दीज गोल्स। और ये है अल्फ्रेड शैंडलर की एक बुक है, स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। This definition is taken from that book. अब स्ट्रैटेजी के एक लेवल्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी? इसके 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 इज योर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, नंबर 2 इज योर बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड नंबर 3 इज योर फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। अब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या कर रही होती है, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स इन विच इट कम्पीट्स एंड इट इंक्लूड्स डिसीजंस आप कौन से कर रहे होते हैं, उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करनी है, वर्टिकल इंटीग्रेशन करनी है, मर्जर करना है, एक्विजिशन करनी है, नए वेंचर्स पे जाना है, डाइवेस्टमेंट्स करनी है, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज बिटवीन बिजनेस यूनिट, यानी ये मेजर डिसीजंस हैं जो कि आपका मिडिल मैनेजमेंट नहीं हैंडल करता। अब बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है, इट इज़ कंसर्न दैट हाउ द फर्म कम्पीट्स विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और मार्केट। To win a business unit, it must adopt a strategy that establishes a competitive advantage over its rivals. Last में आपकी क्या आ जाती है, functional strategy, a detailed deployment of resources at an operational level. तो जब हम operational strategy बना रहे थे, that was basically functional strategy. अब किसी भी successful strategy को अगर आपने देखना है तो उसके ये elements होते हैं। Number 1 कि it should be long term, लॉन्ग टर्म होती है, इट शुड बी सिंपल एंड इट शुड हैव अग्रीड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स, यानी सारे उन ऑब्जेक्टिव्स को मानते हो। नंबर 2 है कि उसके अंदर क्या हो, दैट यू हैव अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। एंड देन नंबर 3 कि आपके जो होते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ द रिसोर्सेज हो। जब इन तीनों चीज़ों, इन तीनों एलिमेंट्स को हम मिक्सअप करते हैं एंड देन आपकी इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, तब आप कहते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, वो सक्सेसफुल है। अब क्या आ जाता है कि स्ट्रैटेजी एज अ क्वेस्ट फॉर प्रॉफिट। कैसे अगर आपकी ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक्चुअली आपको लीड करती है आपको प्रॉफिट कमाने में, किस तरीके से, इसकी हमने डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी थी। एक आपकी होती है स्टेक होल्डर अप्रोच और एक होती है आपकी शेयर होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर अप्रोच क्या होती है, द फर्म इज अ कोएलिशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, इट सीक्स टू बैलेंस देयर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये कहता है स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर क्या कहता है, द फर्म एग्जिस्ट्स टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इट्स ओनर्स, मैक्सिमम लाइक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म, ठीक है। For the purpose of strategy analysis, we assume that the primary goal of the firm is profit maximization. अब इसका rationale क्या है? Board of directors legally obliged to pursue the shareholder interest. To replace assets, firm must earn return on capital which should be greater than the cost of capital. And firms do not maximize stock market value will be acquired. Hence,
strategy analysis is concerned with identifying and assessing the sources of profit available to the firm. अब दो चीज़ें आ जाती हैं कि either we are talking about profit maximization or we are talking about value maximization. Profit maximization वो कहते हैं कि it is basically an ambiguous goal. Why? क्योंकि total profit को अगर आप देख लें versus rate of profit कि किस rate पे आपको profit मिल रहा है, over what time period, कितने time पे आपको मिल रहा है, what measure of profit, किस terms में आप उसका measure कर रहे हैं. एक होता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक होता है आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट. इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर क्या आ जाता है कि आपने पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब मैक्सिमम, अब इसके बिलमुकाबल अगर आप वैल्यू ऑफ द फर्म को देखें, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म, इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लोज. और इसको आप क्या कर देते हैं, आपने वो इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया तो उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, सो दैट कम्स CT over 1 plus R whole T. अब इसमें क्या आ जाता है, V क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, CR क्या है, कैश फ्लो ओवर द टाइम T, एंड R क्या होती है आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो the world's most valuable companies performance in a different profitability measures, क्योंकि आपकी जो profitability है वो different measures के through calculate कर रहे होते हैं. Number 1 is your market capitalization, number 2 is your net income, return on sales, return on equity, return on assets, return to shareholders. अब आप देखें Exxon, GE, Microsoft, Citi Group, British Petroleum, Bank of America, Shell Group, Walmart, Toyota, Gazprom, HSBC, P&G. अगर आप इनको मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखें तो इनके नंबर्स फ़र्क आ जाते हैं दूसरे रिटर्न मेजर्स में. सो यू हैव टू सी कि जी आप किस प्रॉफिटेबिलिटी मेजर को यूज़ कर रहे हैं. अब आ जाती है शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन एंड स्ट्रैटेजी चॉइस. द वैल्यू मैक्सिमाइजिंग अप्रोच टू स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. अब इसमें आपने क्या करना होता है, आप सबसे पहले स्ट्रैटेजिक alternatives देखते हैं, उसके बाद estimate cash flows associated with cash strategy, उसके बाद estimate cost of capital for each strategy, and then select the strategy for which generates the maximum NPV, net present value. लेकिन इसके साथ problems क्या हैं? There are two major problems. One is estimating cash flow beyond 2 and 3 years is difficult क्योंकि आपके discount rates change हो जाते हैं. Then value of the firm depends upon option value as well as DCF value. उसके बाद क्या आ जाता है आपकी implications of strategy analysis. Number 1, some simple financial guidelines for value maximization. एक तो on existing assets आप क्या करें, maximize after tax rate of return, and on new investment seek rate of return that should be greater than your cost of capital. और उसके बाद use qualitative strategy analysis to evaluate the future potential. अब वैल्यू जो मैट्रिक्स फ्रेमवर्क है वो किस तरह है कि सबसे पहले आपके कुछ वैल्यू ड्राइवर्स होते हैं. ठीक है, वैल्यू ड्राइवर्स क्या होते हैं, उसमें आपकी सोर्सेज क्या हैं, आपका मार्केट शेयर है, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, आपकी इनोवेशन है और आपकी ब्रांड्स हैं. वहाँ से इन वैल्यू को, ये तो सोर्सेज हैं, इनको आप मेजर कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द रिटर्न ऑफ कैपिटल, व्हाट इज़ द ग्रोथ रेवेन्यूज एंड व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉफिट. ठीक है, देन आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू को मेजर करने के लिए क्या होता है, डिसकंटिन्यूड कैश फ्लोज या रियल ऑप्शन वैल्यूज. और फिर आपकी शेयर होल्डर वैल्यूज किस तरह डिटर्मिन की जाती है, दैट इज बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू एडेड एंड रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स. दैट इज बेसिकली द फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू. नाउ व्हाट इज बेसिकली द सोर्सेज फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस. अब सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए होता है कि अगर आप अपने कंपेटिटर्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या करें, अवॉइड कंपेटिटर्स. क्या आ सकता है कि जी आपकी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, अट्रैक्टिव स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, अट्रैक्टिव नीश है. अट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आपने एंट्री बैरियर्स डाल देते हैं, अट्रैक्टिव स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर आप क्या डाल देते हैं, मोबिलिटी बैरियर्स. और अट्रैक्टिव नीश के अंदर क्या करते हैं, यू स्टार्ट आइसोलेटिंग द मैकेनिज्म्स. और ये क्या करता है, आपके कंपेटिटर्स को अवॉइड करता है. अब अगर आप कंपेटिटर्स को, एक तो आप स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली अवॉइडिंग द कंपेटिटर्स. दूसरा ये है, यू आर एक्चुअली बिकमिंग मोर इफेक्टिव, यू आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट, यानी आपकी परफॉर्मेंस आपके कंपेटिटर्स से ज़्यादा बेहतर है. वो किस तरह बेहतर है, मे बी यू हैव अ कॉस्ट एडवांटेज. एंड नंबर 2 आपका डिफरेंशिएशन एडवांटेज है कि जो चीज़ आप बनाते हैं वो कोई और दूसरा नहीं बना सकता. और अगर आप इन दोनों को देखें कि आइदर यू अवॉइड योर कंपेटिटर्स और यू आर बेटर दैन द कंपटीशन,
then you get above normal profits. अब क्या हो जाता है, what is the sources of competitive advantage, हमारी competitive advantage किस तरह हम लेके आते हैं. अगर तो मेरा प्रोडक्ट सिमिलर है, मैं भी वही फ़ोन बनाता हूँ, सेम चीज़ें सेम स्पेक, और वो भी वही फ़ोन बनाते हैं, तो फिर हमारा जो कंपेरेटिव एडवांटेज होगा दैट विल बी ऑन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो वो क्या कहलाया जाएगा, कॉस्ट एडवांटेज. और अगर मैं प्राइस बहुत हाई रखता हूँ और प्रोडक्ट भी अपना यूनिक कर देता हूँ, तो वो क्या है, बेसिकली मेरा डिफरेंशिएशन एडवांटेज है. सो यू कैन एक्चुअली हैव कंपेरेटिव एडवांटेज आइदर बाय कॉस्ट और यू कैन हैव इट बाय डिफरेंशिएशन. अब एक हमने चीज़ पहले भी पढ़ी थी, लर्निंग कर्व्स या एक्सपीरियंस कर्व. एक्सपीरियंस कर्व्स क्या होते हैं, द यूनिट कॉस्ट वैल्यू एडेड टू अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डिक्लाइंस बाय अ कांस्टेंट परसेंटेज, और ये टिपिकल परसेंटेज होती है 20 to 30% डिक्लाइन होता है ईच टाइम क्यूमुलेटिव आउटपुट डबल्स, कि जैसे जैसे आपका आउटपुट डबल हो रहा होता है तो आपकी यूनिट वैल्यू कॉस्ट एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में 20 to 30% डिक्लाइन हो रही होती है. ठीक है, दैट इज बेसिकली योर, एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई दैट कॉस्ट इज फॉलिंग डाउन, बिकॉज ऑफ योर कंपेरेटिव एडवांटेज एंड बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस. ये आपके जापानीज क्लॉक्स एंड वॉचेस का आप देख लें, सेम ट्रेंड आ रहा है. उसके बाद आप इसका देख लें, यूके के रेफ्रिजरेटर्स को उन्होंने प्लॉट किया है, वैसे ही आपको ट्रेंड आ रहा है. और ये क्या है, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कर्व्स है. ठीक है, अब आ जाता है दैट हाउ यू आर गोइंग टू हैव कॉस्ट एडवांटेज. पहले हमने डिफरेंशिएशन का पढ़ा था, कॉस्ट एडवांटेज. कॉस्ट एडवांटेज के अंदर आपको क्या मिलता है, नंबर 1 इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि जी आपकी इंडिविजिबिलिटीज़ हों और आपकी स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर हो, यानी आपकी जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही होती है. एक होती है इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग. इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग क्या होती है, इंक्रीज्ड डेक्सटरिटी एंड इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन्स, कि जितना आप ऑर्गेनाइज्ड हैं उतनी बेहतर आपको इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग मिलेगी. नयाटेल इज़ अ गुड एग्जांपल फॉर दैट. देन प्रोडक्शन टेक्निक्स. प्रोडक्शन टेक्निक्स में आप अपनी प्रोसेस इनोवेशन यूज़ करते हो या री इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेसेस. प्रोडक्शन डिज़ाइन के अंदर आपको किस तरीके से आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, दैट इज़ बेसिकली स्टैंडर्डाइजिंग द डिज़ाइंस एंड प्रोसेसेस and its components and design for manufacture. Then आपकी जो input costs होती हैं, input costs आपकी कैसे कम हो सकती हैं, either you have a location advantage, you may have ownership of low cost inputs, you have a non-union labor and you have high bargaining power. उसके बाद आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ फिक्स्ड टू द वेरिएबल कॉस्ट एंड स्पीड ऑफ कैपेसिटी एडजस्टमेंट, के जैसे आपका डिमांड फ्लक्चुएट करती है आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें. देन रेजिडुअल एफिशिएंसी, दिस कम्स बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक, मोटिवेशन की कमी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी. नाउ economies of scale, this is basically the long run cost curve of the plant. जैसे जैसे आप ये horizontal axis पे अगर देखते हैं तो we have this cost per unit of output, और अगर आप vertical axis पे देखते हैं तो that is units of output per period. जैसे जैसे आपकी production increase हो रही है तो आप इस curve का अगर behavior देखते हैं तो the curve is actually decreasing, नीचे को हो रहा है. एंड वाई इट इज़ डिक्रीजिंग, बिकॉज वी आर हैविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि आउटपुट जैसे इंक्रीज होता है पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होती रहती है. देन ये यूएसए के सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक एग्जांपल है कि जैसे जैसे आपकी वो सेल्स वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी, डिस्पाइट द मैसिव एडवर्टाइजिंग बजट्स ऑफ ब्रांड लीडर्स कोक एंड पेप्सी, देयर मेन ब्रांड्स, इनका लोअर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट सेल्स दैन देयर स्मॉल राइवल्स. ठीक है, आप कोक को देखें या पेप्सी को देखें, उसकी इकॉनमी ऑफ स्केल देखें, इवन इतनी हैवी एडवर्टाइजिंग उनकी कैंपेन्स होती हैं जो कि बाकियों की नहीं है, लेकिन दे आर एट अ वेरी लो एंड, क्योंकि उनके जो आउटपुट उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है. देन अप्लाइंग द वैल्यू चेन टू कॉस्ट एनालिसिस. अब ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का केस है. सबसे पहले आपने स्टेज क्या करनी थी, नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल एक्टिविटीज़, कि आपने एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करनी है. वंस यू हैव आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल एक्टिविटीज़, फिर आप क्या करते हैं, यू एलोकेट द टोटल कॉस्ट्स. स्टेज 3 क्या होता है, यू आइडेंटिफाई कि आपके कॉस्ट के ड्राइवर्स क्या हैं. स्टेज 4 क्या होता है, वंस यू हैव आइडेंटिफाई द ड्राइवर्स देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द लिंकेजेस. स्टेज 5 क्या होता है, रिकमेंडेशंस फॉर कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि हम वैल्यू और कॉस्ट को अब आपस में हम लिंक अप कर रहे हैं.
Then comes your nature of differentiation. Nature of differentiation क्या बताती है? Definition क्या है? Providing something unique that is valuable to the buyer beyond simply offering a lower price. कि जी ठीक है, customers go for a lower price product अगर उनकी need पूरी होती है, but customer also go for the product which are unique, ठीक है, they are willing to pay high prices. Then the key to create value for the customer क्या है? माइकल पॉटर क्या कहता है? Providing something unique that is valuable to the buyer simply offering it at a lower price. अब आपकी दो किस्म की डिफरेंशिएशंस आ सकती हैं. दैट इज़ बेसिकली आप टैंजिबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और आप इनटैंजिबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं. टैंजिबल डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है कि जी आपने प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया, उसका साइज़ चेंज कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, उसका मटेरियल चेंज कर दिया. फॉर एग्जांपल आईफोन का सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, वाइट आता है, ब्लैक आता है, ठीक है, डिफरेंट आपने उसका डिफरेंशिएशन. नाउ दैट इज़ अ टैंजिबल डिफरेंशिएशन. उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस आपने बेहतर कर दी, गाड़ी अगर है तो उसकी माइलेज आपने बेहतर कर दी, फिर आपने उसकी पैकिंग बदल दी है. यू माइट हैव सीन ये जो टपाल की जो ग्रीन टी है उसने इस दफ़ा अपनी पैकिंग चेंज कर दी. बैंक अल्फा को देख लें, दे हैव कम आउट विद न्यू मार्केटिंग कैंपेन. मोबिलिंग को देख लें, उन्होंने अपनी पैकिंग चेंज कर दी. पैकिंग इन द सेंस कि इवन कंपनी की भी आउटलुक वो चेंज कर, तो कलर स्कीमिंग आपकी बदल जाती है. और उसके बाद फिर आपको क्या मिल सकते हैं? आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज देते हैं कि जी अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी, गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, ऑल दैट थिंग. इनटैंजिबल डिफरेंशिएशन क्या होती है? दैट इज़ बेसिकली द unobservable, but it is very subjective. It will vary from person to person. Characteristics that appeal to customers' image, status, identity, and desire for exclusivity. I always give a very example for airport पे जाते हैं, counter same हैं, बंदे same हैं, but wherever there is a business class, उन्हें एक red carpet या blue carpet बिछाया होता है कि जी ये business class है. Now, standing on the carpet just makes you a little bit exclusive. आपकी customer identity बिल्कुल फ़र्क हो जाती है. The staff over there, they are dealing in a very different manner. बड़ा smile करेंगे, आपकी अगर कोई चीज़ ज़्यादा या कम होती है आपको उसमें वो छूट देते हैं, ठीक है. सो आपका टोटल कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? डिफरेंशिएशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट, इट एनहांसेस द होल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर एंड द कस्टमर. जहाँ पे कस्टमर अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करता है, ही विल डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ दैट प्रोडक्ट. लेकिन अगर कस्टमर अपने आप को फील करता है कि आई एम नो डिफरेंट दैन यूजिंग द सेम प्रोडक्ट जो कि दूसरा भी कोई यूज़ कर रहा है, तो वो एक्सक्लूसिविटी नहीं आती. सो ये जो इनटैंजिबल एट्रीब्यूट होता है, दैट एक्चुअली डेवलप्स द रिलेशनशिप बिटवीन योर कस्टमर एंड योर सप्लायर. नाउ आइडेंटिफाइंग द डिफरेंशिएशन पोटेंशियल. अब इसके अंदर क्या आती है? हम डिमांड साइड को देखते हैं. सबसे पहले हम प्रोडक्ट को लेते हैं. व्हाट नीड्स डज इट सेटिस्फाई? व्हाट आर द की एट्रीब्यूट्स? और जब आप कस्टमर को लेते हैं, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू दे चूज एंड व्हाट मोटिवेट्स देम? आपने कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों को देखना है. जब आप कस्टमर को देखते हैं तो कस्टमर जब कहता है कि जी बाय व्हाट क्राइटेरिया डू दे चूज, इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं. रिलेट टू द पैटर्न ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस टू प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. और नंबर 2 क्या आ जाता है? व्हाट प्राइस प्रीमियम्स डू प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स कमांड. कि अगर कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ एप्पल इज़ एन एक्सपेंसिव फ़ोन, तो उसके कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि लोग कहते हैं कि ठीक है, आई एम विलिंग टू पे अ हायर प्राइस. देन व्हाट मोटिवेट्स देम? क्या चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं, प्रॉम्प्ट करती हैं कि वो प्रोडक्ट को लेता है. Now, what are the demographics, sociological, physiological correlates of customer behavior? अब इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं? we are now formulating a differentiation strategy. अब differentiation strategy क्या करती है? Select product positioning in relation to product attributes. अगर product में आपके बहुत अच्छे attributes हैं तो obviously you are going to target it to a higher class. Then select target customer group. टारगेट कस्टमर ग्रुप आप अपना आइडेंटिफाई कर दो कि जी मैं मिडिल क्लास को अपना प्रोडक्ट दूंगा या लोअर क्लास को देता हूँ या हायर क्लास को देता हूँ. देन इंश्योर कस्टमर प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी, कि कस्टमर और प्रोडक्ट की आपस में कंपैटिबिलिटी है, कस्टमर लाइक्स प्रोडक्ट और हाउ डू कस्टमर फील्स अबाउट इट. एंड एवेल्युएट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एंड डिफरेंशिएशन. आप फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अ फ़ोन है,
ठीक है। फ़ोन के अंदर आपके नित नए आपकी एप्लीकेशंस वो डाल रहे होते हैं एंड एवरीथिंग। एक आया है G5 मार्केट के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर यू नो कि देयर हैज़ बीन क्राइसिस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब वो G5 क्या करता है, G5 आपको साथ पंखा भी देता है। अब वो क्या है, देयर इज़ एन एक्सटर्नल, वो एक तार सी होती है, यू जस्ट प्लग इट ऑन योर फोन एंड वंस यू प्लग इट तो जो फ़ोन की बैटरी से आपको पंखा चला के दे रहा होता है। नाउ दैट इज़ देयर डिफरेंशिएशन। आईफोन ने कभी नहीं ये काम किया कि जी आप मेरे फ़ोन से पंखे भी चला लें, ठीक है। बट G5 ने ये काम किया क्योंकि उसको पता है कि जी लोग गांव में होते हैं, हवा चाहिए होती है, तो वो उससे पंखा भी अब चलाते हैं। नाउ पहली हमने डिमांड साइड की, लेट्स लुक एट द सप्लाई साइड। अब सप्लाई साइड में क्या आ जाता है, आपका फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फर्म की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और आपकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या है। अब इसके अंदर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर MIS दैट सपोर्ट्स फास्ट एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ के, आपके MIS का जो डिपार्टमेंट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड क्या आ जाता है, ट्रेनिंग टू सपोर्ट कस्टमर सर्विस एक्सेलेंस। और थर्ड क्या आ जाता है, यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स, फास्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। देन आपके कुछ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स होती हैं एंड आपकी सर्विस होती है, ठीक है। नाउ आप इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स के जो रॉ मटेरियल आपका आ रहा है दैट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। फिर ऑपरेशंस में क्या हो सकता है, डिटेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स एंड डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स एंड उसके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या आ जाता है, फास्ट डिलीवरी, एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग। And in marketing what we are getting is that is basically building brand reputation। और फिर लास्ट में आपका आ जाता है customer technical support, consumer को credit की availability and availability of spares। Now identifying differentiation opportunities through linking the value chains of the firm and its customers। अब आपने एक चीज़ पे आपका है कैन मेकर, एक के अंदर है कैनर, और आपने इन दोनों को जोड़ दिया एंड यू एक्चुअली आर लिंकिंग द टू। डिस्टिंक्टिव कैन डिज़ाइन कैन असिस्ट कैनर्स मार्केटिंग एक्टिविटीज़। हाई मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस टू अवॉइड ब्रेकडाउन्स इन कस्टमर कैनिंग लाइन्स। फ्रीक्वेंट रिलायबल डिलीवरी परमिट कैनर टू अडॉप्ट जस्ट इन टाइम कैन सप्लाई। देन एफिशिएंट ऑर्डर processing system can reduce customers ordering costs, and competent technical support can increase scanners efficiency of plant utilization। Now you have connected the two and you can see how these activities are managed। अब आ जाता है कि determining the industry attractiveness and identify the strategic opportunities। अब इसको हम क्या कहते हैं, industry analysis and positioning। ये भी हम पढ़ चुके हैं। Profitability of US industries, ये 2005 की है, it's an old one, 10 साल पहले की है, but at least it gives you an idea कि किसका रेशियो कितना ज़्यादा है। अब environmental analysis से हम क्या जाते हैं, we go to industry analysis। अब इंडस्ट्री एनालिसिस में, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में कौन से आपके तीन मेजर प्लेयर्स होते हैं, योर सप्लायर्स, योर कंपेटिटर्स एंड योर कस्टमर्स। और आपकी जो एनवायरनमेंट्स है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि एक बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, दैट इज़ बेसिकली योर नेचुरल एनवायरनमेंट, योर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, योर सोशल स्ट्रक्चर, योर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, योर टेक्नोलॉजी एंड योर नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। The industry environment lies in the core of macro environment, कि वो इंडस्ट्री environment अंदर होती है और उसके सराउंड कौन कौन होती है आपकी macro environment, and the macro environment impacts the firm through its effects on the industry environment। Now what we do is that we draw the industry boundaries, कि अब हमारी इंडस्ट्री की बाउंड्री क्या है, identifying the relevant market। Now what industry is BMW? BMW is basically, it's a world auto car industry, European auto car industry, a world luxury car industry। Key criterion इसके क्या रखते हैं, substitutability। On the demand side, are buyers willing to substitute between types of cars and across countries? On the supply side, are manufacturers willing to switch to production between types of cars and across countries? We may need to analyze the industry at different levels of aggregation for different types of decisions। Now, आपकी जो मार्केट्स होती हैं वो कई किस्म की होती हैं, लेकिन जो मेजर हम मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं वो चार होते हैं। वन इज़ योर perfect competition, then is your monopoly, then is your oligopoly, and then is your duopoly। अब
जो अगर आप ग्रीन के अंदर आप देखें वर्टिकल साइड पे वो उन मार्केट्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं, कंसंट्रेशन, एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और इंफॉर्मेशन। जब परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट वेरी इजी, आप आराम से इस बड़ी मार्केट में जाएं, नहीं आपका काम चलता आप एग्जिट ले लें। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट नहीं होती क्योंकि सारे के सारे हम एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेट्स सपोज चीनी, everyone is selling the same kind of sugar. Then comes information. Information के अंदर क्या होता है, it is perfect information flow. Perfect information flow यानी there is no asymmetry. Then comes your perfect competition, फिर आ जाती है oligopoly. Oligopoly में वहाँ पे अगर perfect competition में many firms थी तो यहाँ पे few firms होती हैं। Entry and exit barriers क्या थे, significant barriers यहाँ पे होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और इन्फॉर्मेशन भी क्या है, दैट इज इम्परफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। डियोपली के अंदर क्योंकि डियो है तो देयर आर 2 फर्म्स, और मोनोपोली क्या हो जाती है, इट्स अ 1 फर्म। उसके अंदर बैरियर भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आपकी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लो बैरियर्स हैं तो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा हाई बैरियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा की प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, and there is imperfect availability of information. So remember these 4 markets: perfect competition, oligopoly, duopoly and monopoly. Now जब हम ये काम कर लें, we cannot complete or we cannot conclude our course जब तक हम माइकल पॉटर की वो 5 forces नहीं पढ़ते। और माइकल पॉटर की क्या है 4 forces, that is number 1 is your suppliers के पास bargaining power of suppliers, number 2 is your threat of substitutes, number 3 is your bargaining power of buyers, number 4 is your threat of new entrants, and number 5 is your rivalry among existing firms. Now comes कि what is the structural determinants of competition। अब जब structural determinants of competition हम देखते हैं उसमें सबसे पहले जब supplier power है तो हम देख रहे होते हैं supplier concentration and relative bargaining power। जब हम threat of entry देखते हैं उसके अंदर हम देखते हैं what are the capital requirements, what are the economies of scale, उसके बाद आपका absolute cost advantage क्या है, product differentiation क्या है, access to distribution channels, legal और regularity barriers क्या हैं, और retaliation अगर होती है तो फिर क्या है। जब आप सब्सटीट्यूट कंपटीशन देख रहे हैं तो आप देखते हैं बायर्स प्रोपेंसिटी टू सब्सटीट्यूट, रिलेटिव प्राइसेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटीट्यूट। जब आप बायर पावर देखते हैं तो वी आर लुकिंग इनटू बायर्स प्राइस सेंसिटिविटी, रिलेटिव बार्गेनिंग पावर, और लास्ट आपकी क्या आ जाती है, इंडस्ट्री राइवलरी, कंसंट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक्सेस कैपेसिटी एंड एग्जिट बैरियर्स, और लास्ट आपका क्या आ जाता है, कॉस्ट कंडीशंस। Now looking at the Porter's 5 forces, now this is the example of a drug industry। ठीक है, ये ड्रग इंडस्ट्री को अगर आप देख लें तो उन्हें कैसे किया हुआ है, सप्लायर पावर लो है, थ्रेट ऑफ एंट्री भी लो है, इंडस्ट्री कम्पिटिटिवनेस लो है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी लो है, और बायर पावर भी आपकी लोअर है। देन अप्लाइंग द 5 forces एनालिसिस, ये जो पोर्टर के 5 forces एनालिसिस हैं, तो यू अप्लाई दैम। फोरकास्टिंग इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, जब इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी आप निकाल रहे होते हैं तो यू लुक एट द पास्ट प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ पुअर इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कोई चीज़ पीछे नहीं अच्छी चली तो यू कैनॉट यूज़ इट एज एन इंडिकेटर कि वो फ्यूचर में भी सही नहीं चलेगी। इफ़ वी कैन फोरकास्ट चेंजेस इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वी कैन प्रेडिक्ट लाइकली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर कंपटिशन एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, किस तरीके से आपने प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए आपने कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। नंबर 1, व्हाट स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स डिप्रेस योर प्रॉफिटेबिलिटी, के कौन से वेरिएबल्स हैं जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज नहीं होने, आइडेंटिफाई दोज वेरिएबल्स। देन व्हिच ऑफ दीज वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड बाय इंडिविजुअल और कलेक्टिव स्ट्रैटेजीज। अब आप 5 forces को न्यूट्रलाइजिंग द 5 competitive forces। अब क्या है, जो आपकी फोर्स है एंट्री, यू कैन erecct barriers। नंबर 2 rivalry, यू कैन compete on non-price dimensions। सब्स्टिट्यूट्स में क्या हो सकता है, improve attractiveness compared to substitutes। देन बायर्स में क्या हो सकता है, reduce buyers uniqueness, एंड सप्लायर्स में क्या करते हैं, reduce suppliers uniqueness।
अब क्या होता है, ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल जो हमने पढ़े हैं इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में, उसके अंदर आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपका टाइम गुजर रहा होता है वैसे वैसे आपका सेल्स वॉल्यूम क्या हो रहा है। आप देखेंगे पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वो फॉल डाउन हो रहा है। और हम इंक्रीज़ में इसके 4 इसके लेवल्स होते हैं। नंबर 1 इज़ बेसिकली fermentation, number 2 is shakeout, number 3 is maturity, and number 4 is decline. Fermentation, shakeout, maturity, and decline. Then comes your how typical is the life cycle pattern. इसके अंदर क्या आ जाता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज किस तरीके से बिहेव करती हैं। नंबर 1 इज़ योर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज may retain features of emerging industries, क्योंकि वो इनोवेशन आती रहती है उसके अंदर। अदर इंडस्ट्रीज स्पेशली प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसिटीज may reach maturity, लेकिन वो में भी डिक्लाइन पे ना जाए क्योंकि नेसेसिटीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ में एक्सपीरियंस लाइफ साइकिल रीजनरेशन के, जैसे ही वो नीचे जाने लगते हैं दोबारा फिर से उनका लाइफ साइकिल नया स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर टेलीविजन में देखें 30s में ब्लैक एंड वाइट आया, टेलीविजन ख़त्म नहीं हुआ, फिर कलर आ गया, फिर पोर्टेबल आ गया, फिर HD TV आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर लाइफ साइकिल मॉडल कैन हेल्प अस टू एंटिसिपेट इंडस्ट्री एवोल्यूशन बट डेंजरस टू अज्यूम एनी कॉमन प्री डिटर्मिन्ड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट। अब आपकी एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ओवर द लाइफ साइकिल। ऑन द वर्टिकल साइड यू हैव दीज industry structure, demand have technology, products, manufacturing, trade, competition and KSFs. और यहाँ पे क्या है, introduction, growth, maturity and decline. और आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी how your behaviors are changing as we are proceeding on the life cycle, business life cycle को जब हम pursue कर रहे होते हैं। उसके बाद व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्री एवोल्यूशन, कि इंडस्ट्री की एवोल्यूशन कैसे होती है। यहाँ पे आपको एक आपकी होती हैं बेसिक कंडीशंस जो आपकी स्टार्टिंग ऑफ होती हैं, फिर आपका आ जाता है इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें बीच में कंपटीशन कैसा है। ये आपकी क्या कर रही थी, इंडस्ट्री को की एवोल्यूशन में मदद दे रही होती है, इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही होती है। बेसिक कंडीशंस क्या है कि कस्टमर्स बिकम मोर नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद दूसरी साइड पे आपकी डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही होती है और थर्ड साइड पे आपकी डिमांड ग्रोथ स्लोज एज मार्केट सैचुरेशन अप्रोचेस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में क्या हो रहा होता है, कस्टमर बिकम्स मोर प्राइस कॉन्शियस, कि जैसे जैसे इंडस्ट्री में तो कस्टमर प्राइस के बारे में कॉन्शियस होता है। प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो रहे होते हैं। प्रोडक्शन बिकम लेस R&D एंड स्किल इंटेंसिव। प्रोडक्शन शिफ्ट्स टू लो वेज कंट्रीज, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो वो लो वेज कंट्रीज में फॉलो करती है। एक्सेस कैपेसिटी इंक्रीजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कंसोलिडेट। अब इसमें कंपटीशन में क्या आ जाता है, क्वेस्ट फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि प्रोडक्ट आपका सैचुरेट हो रहा है, कस्टमर कहता है मुझे और नया प्रोडक्ट चाहिए। एंड देन प्राइस कंपटीशन फर्दर इंटेंसिफाई हो जाता है और लास्ट में बार्गेनिंग पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्रीज। दिस इज अ US एग्जांपल। Now, preparing for the future, the role of scenario analysis in adapting to industry change, कि जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री चेंज हो रही है उसमें आपकी scenario analysis किस तरीके से मदद करता है। What are the stages in undertaking multiple scenario analysis? Basically, you are forecasting, you are looking into कि इंडस्ट्री कैसी होगी और आप कहते हैं अच्छा मैं ये करना। I remember इन लाहौर वालों को आइडिया होगा MM आलम रोड, विच इज़ राइट नाउ द मोस्ट पॉम्पस, और इसको मॉडर्न फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है, बट बेसिकली इट वाज नोवेयर। शुरू में ऐसा नहीं था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन 1990s। बिफोर 1997 कर लें, दैट रोड वॉज वेरी, वो जिसे कहते हैं कोई ऐसा उस पर रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं थे, लेकिन जैसे कैवलरी ग्राउंड वाला ब्रिज बना and it just pops out कि markets वहाँ पे खुल गए because it connected the people from defense, from the cavalry ground towards Gulberg, and आपकी ये जो MM Alam road थी, that became a hot favorite place for people. Now, stages in undertaking multiple scenario analysis. Number 1, identify major forces driving the industry change. Predict possible impacts of each force on the industry and environment. Identify interaction between different external forces. उसके बाद among range outcomes, identify 2 to 4 most likely or most interesting scenarios, configurations of changes and outcomes. Then consider implications of each scenario for the company. Then identify key signposts pointing towards the emergence of each scenario and prepare the contingency plan. जब आप ऐसी
अनफोर्सीन चीज़ों को फोर्स ही कर रहे होते हैं, तो फिर आप क्या बनाते हैं, अपने कॉन्टीजेंसी प्लान्स बना रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनोवेशन एंड रिन्यूअल ओवर इंडस्ट्री लाइफ साइकिल रिटेलिंग। ये रिटेलिंग का उसने एग्जांपल दी हुआ है कि शुरू में अगर आप 1880 में देखें तो रिटेलिंग कैसे थी, आपकी मेल वो होती थी, मेल ऑर्डर्स हुआ करते थे, फिर स्टोर चेन्स पे आ गए, फिर आपके डिस्काउंट स्टोर्स बन गए, फिर आपके वेयर हाउस क्लब्स बन गए, सैम्स क्लब है जिस तरह यूएस में, देन आपके कैटेगरी किलर्स आ गए कि जी टॉयज़ आर अस इज जस्ट फॉर टॉयज़, होम डिपो में आपको घर की सारी चीज़ें, उसके बाद फिर इंटरनेट रिटेलर्स आ गए। अब आप नया देख लें किस किस्म का चेंज आएगा, तो ये आपके चेंजेस आए हैं आपकी रिटेलिंग के अंदर। गैरी हैमल, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ मैनेजमेंट थियरिस्ट, और ये क्या कहता है, इसने एक पेपर लिखा शेकिंग द फाउंडेशन। अब वो क्या कहता है कि चेंजेस आ रहे हैं। अब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस अब बढ़ती जा रही है। क्यों आपको स्ट्रैटेजी चाहिए? क्योंकि इट कनेक्ट्स द प्रेजेंट एनवायरनमेंट विद द फ्यूचर एनवायरनमेंट। अब गैरी हैमल क्या कहता है कि ओल्ड ब्रिक्स क्या थी और न्यू ब्रिक्स क्या है। टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्ट्रैटेजी। शुरू में हमारा ये नोशन होता था कि इट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। अब क्या हुआ है, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्ट्रैटेजी, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इनटू इट। गेटिंग बेटर, गेटिंग फास्टर इज द वे टू विन। अब यहाँ पे क्या है, रूल बस्टिंग इनोवेशन इज द वे टू विन। देन IT क्रिएट्स कंपेटिटिव एडवांटेज, कि जिसके पास ज़्यादा IT है। यहाँ पे अब क्या है नया, अनकन्वेंशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स क्रिएट competitive advantage. Being revolutionary is high risk. More of the same is high risk. Then we can merge our way to competitiveness. नया क्या कहता है, there is no correlation between size and competitiveness, कि जी जितना आप ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी competitiveness पे फ़र्क नहीं पड़ता। Innovation equals to new products and new technology. This was the old notion. नया क्या कहते हैं, innovation equals entirely new business concepts. Then strategy is the easy part. Implementation is the hard part. अब क्या है, strategy is the easy only if you are content to be an imitator. Strategy is difficult. You can't say it's an easy part. Easy उस वक्त है जब आप किसी की कॉपी कर रहे होते हैं, इमिटेटिंग कर रहे होते हैं। देन चेंज स्टार्ट्स एट द टॉप एंड इट सेज द चेंज स्टार्ट्स विद एक्टिविस्ट्स। नाउ आवर रियल प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन, और न्यू ब्रिक क्या कहती है, आवर रियल प्रॉब्लम इज इनोवेशन। द बिग कंपनीज कांट इनोवेट, बिग कंपनीज कैन बिकम ग्रे हेयर्ड रेवोल्यूशनरीज। सो जो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का हम जो मॉडल पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, उसके बाद मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, तो अब क्या आ जाता है, अल्टरनेट मॉडल ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल क्या है। पहला है इमर्जेंस, फिर कन्वर्जेंस, फिर कोएग्जिस्टेंस एंड देन डोमिनेंस। अब एक इमर्जिंग इंडस्ट्री और एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है। अब देखें इमर्जिंग एस्टैब्लिश इंडस्ट्री क्या कर रही है, इमर्जेंस में ग्रोथ को एग्जिस्टेंस में मैच्योरिटी और डोमिनेंस के अंदर वो थोड़ा सा फॉल डाउन करती है। लेकिन जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है जिसमें भी पोटेंशियल है, वो उसका ग्रोथ अब देखें डोमिनेंस के अंदर क्या उसका ट्रेंड जा रहा होता है, इट्स वेरी हाई। इमर्जेंस, कन्वर्जेंस, को एग्जिस्टेंस एंड डोमिनेंस। नाउ द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, इसको हमने एस कर्व, इफ़ यू रिमेंबर हमने एस कर्व पढ़ा था। अब एस कर्व क्या होता है, पहले फर्मेंट, टेक ऑफ, मैच्योरिटी एंड देन डिसकंटिन्यूटी, इसको हम एस कर्व भी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। स्ट्रैटेजी के अंदर हमने देखा कि शिफ्टिंग द फोकस ऑफ स्ट्रैटेजी एनालिसिस फ्रॉम द एक्सटर्नल टू इंटरनल एनवायरनमेंट। पहले क्या थी आपकी फर्म के अंदर, हमारा क्या होता है, गोल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंडस्ट्री एनवायरनमेंट क्या है, हमारे कंपेटिटर्स, कस्टमर्स और सप्लायर्स। जब हम स्ट्रैटेजी और फर्म को देख रहे होते हैं तो हमारी फर्म स्ट्रैटेजी इंटरफेस होती है, जब हम इंडस्ट्री के साथ देख रहे होते हैं तो हमारी एनवायरनमेंट स्ट्रैटेजी इंटरफेस होती है। Rationale for resource-based approach to strategy. A resource-based view क्या था? When the external environment is subject to rapid change, एकदम आपका change आया external environment, internal resources and capabilities offer a more secure base for strategy than market focus. Resources and capabilities are the primary sources of profitability. Then
कैनन की एग्जांपल देते हैं कि कैनन ने प्रिसिजन मैकेनिक्स स्टार्ट किए, फाइन ओपिनियन और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस तरीके से अपनी इसने डेवलपमेंट की। ये कोडैक का था डायलेमा कि जी कोडैक ने 1980s के अंदर ये काम स्टार्ट किया, उसके बाद 1990s के अंदर डाइवेस्ट, एंड देन कोडैक गॉट आउट। देन द लिंक्स बिटवीन रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़ एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। क्या आपके रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कुछ आपके टेंजिबल होते हैं, कुछ इनटेंजिबल होते हैं, कुछ ह्यूमन होते हैं। बिल्कुल लास्ट में अगर डब्बे में आप देखें, सो टेंजिबल के अंदर फिजिकल एंड फाइनेंशियल, इनटेंजिबल के अंदर टेक्नोलॉजी, रेपुटेशन, कल्चर, ह्यूमन के अंदर आपके स्किल्स, नॉलेज, नो हाउ, कैपेसिटी, मोटिवेशन, कोलैबोरेशन, ये सारा होता है। इससे इन रिसोर्सेज से फिर आप क्या डेवलप करते हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़। ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ आपको क्या लेके जाती हैं? आपको स्ट्रैटेजी की तरफ लेके जाती हैं, इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, और फिर आपका कंपेटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है। देन ये वाली सारी मैंने आपको बताया, लेकिन हर रिसोर्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन आगे उन करेक्टरिस्टिक्स के क्या आ जाते हैं? कुछ इंडिकेटर्स हैं। The world's most valuable brands, I always love to read them. Coke, Microsoft, IBM, General Electric, Intel, Nokia, Disney, McDonald's, Toyota and Marlboro। और उनकी ब्रांड वैल्यू देखें, कोका कोला की ब्रांड वैल्यू है $20 बिलियन US, और ये मैं अभी आपको ऑलमोस्ट 2007 है, 7 साल पहले या 7-8 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। नाउ इट हैज़ गॉन मच मोर, नहीं सॉरी, कोका कोला की है $68 बिलियन, मर्सिडीज बेंज की है $20 बिलियन, सैमसंग इज 15। अब आई एम श्योर सैमसंग मस्ट बी मच हायर। डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज ग्रांट क्या कहता है? इट इज़ बेसिकली फर्म्स कैपेसिटी फॉर अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ये मेरी कैपेबिलिटी है। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस क्या होती है? थिंग्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज पर्टिकुलरली वेल रिलेटिव टू कंपेटिटर्स। स्लेंजिक की डेफिनेशन है। कोर कॉम्पिटेंस क्या होती है? कैपेबिलिटीज दैट आर फंडामेंटल टू अ फर्म्स स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस। ये हेमल, ये जो गैरी हेमल की जो मैं पहले आपको बता रहा था, ओल्ड ब्रिक एंड न्यू ब्रिक। Then identifying organizational capabilities, a functional classification. Corporate management, MIS, R&D, manufacturing, design, ये सारी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ये वो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी आपके सेकंड कॉलम के अंदर लिखी हुई है, और आपको आगे उन्होंने एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सॉन मोबिल है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस यूनिट्स, मैनेजिंग एक्विजिशंस। MIS के अंदर आपका वॉलमार्ट आ जाता है, R&D के अंदर आपका IBM आ जाता है, डिज़ाइन के अंदर एप्पल एंड नोकिया मार्केट लीडर्स, मार्केटिंग के अंदर P&G, जॉनसन एंड जॉनसन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइजर आ गया, सिंगापुर एयरलाइन आ गई, कैटरपिलर आ गया। सो द वैल्यू चेन, देखिए मैकिन्जी का बिजनेस सिस्टम है कि जी टेक्नोलॉजी है, उससे आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर उसकी मार्केटिंग की, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, देन उसकी सर्विस हुई। इसी को ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी। उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है? जो पोर्टर का ये वैल्यू चेन बनाता है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। और फिर रेंट अर्निंग पोटेंशियल्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। इसके अंदर आप अपनी कैपेबिलिटी किस तरह देखते हैं? द प्रॉफिट अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ रिसोर्स और कैपेबिलिटी। फर्स्ट में अगर आप देखें तो दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द कंपेटिटिव एडवांटेज एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंपेटिटिव एडवांटेज, और लास्ट क्या है आपकी अप्रोप्रिएबिलिटी। एक्सटेंट के अंदर हम क्या देखते हैं? स्कार्सिटी एंड रेलेवेंस। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज के अंदर हम क्या देखते हैं? ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी। अप्रोप्रिएबिलिटी में क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी राइट्स, रिलेटिव राइट्स एंड योर एम्बेडेडनेस। नाउ असेसिंग द कंपनीज रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, और ये है वोक्सवैगन का ये है, रिसोर्सेज हैं और आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, और फिर आप अपनी इम्पोर्टेंस पे अपने प्रायोरिटी दी हुई है, और आगे उसकी आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ दी कि 1 से 10 तक कितनी मेरी उसकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद फिर आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ आपकी आ गई, और एक आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आ गई। इस 4 इसके जोन्स बनते हैं। 1 इज़ योर जोन ऑफ इररेलेवेंस, टोटली इररेलेवेंट है। की वीकनेसेस आ जाती हैं, की स्ट्रेंथ्स आ जाती हैं, और आपके सुपरफ्लुअस स्ट्रेंथ्स आ जाते हैं। अब अगर C8 अगर आप देखें, C8 इज़ बेसिकली गवर्नमेंट रिलेशंस, ठीक है, और गवर्नमेंट रिलेशंस की क्या है? सुपरफ्लुअस स्ट्रेंथ्स हैं।
Now comes approaches to capability development. किस तरीके से आप अपनी capability development कर सकते हैं. Acquire and develop the underlying resources, especially अपना best human resource लेके आएं. Acquire and assess externally through acquisition and alliance कर सकते हैं. उसके बाद greenfield development of capabilities in separate organizational units. उसके बाद team based आप करें, alliance structure and systems करें, change management करें, product sequencing करें और knowledge management करें. That's how you can actually have capability development. अब आ जाता है competitive advantage and the scope of the firm. अब business strategy हमने बताया कि is concerned with how a firm computes within a particular market. Our corporate strategy है where the firm competes, the scope of its activities. अब the dimensions of scope is either आप product scope देखते हैं, vertical scope देखते हैं या आप geographical scope देख रहे होते हैं. Transactions, costs and the scope of the firm. एक है आपकी single integrated firm और एक है several specialized firm linked by markets. अब आप देख लें वर्टिकल स्कोप में किस तरीके से वो इंटीग्रेट हुई हैं, जियोग्राफिकल स्कोप में उसकी देखें और वैसे उसका प्रोडक्ट स्कोप के अंदर देखें. ठीक है, देन you can leave this slide because that is already been covered last time. Now the basic issues in diversification decisions. जब आप अपना diversification की strategy use करते हैं, what are the issues into it? Superior profit derives from two sources. अब कौन से हैं वो sources? Number one, के rate of profit should be greater than your cost of capital. अब ये किस तरीके से possible है? Number one factor आपका क्या आ जाता है? Your industry attractiveness, and number two is your competitive advantage. Diversification decisions involve these two major issues. Number one, how attractive is the sector to be entered? Telco पाकिस्तान के अंदर has been an attractive sector. Is it still an attractive sector? Depends कि जी आपकी हर telco company कितना उसमें से profit कमा रही है. Then can the firm achieve a competitive advantage? ठीक है. There is Ufone, there is Ufone, and there's Mobilink, there is Varid, there is Telenor, and there is Zong. आपकी एक नई कंपनी अगर आती है, प्रॉफिट तो है वहाँ पे, बिजनेस, उसके बाद आपको वहाँ पे पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है, बट यू एज अ कंपनी कैन यू गेट अ कंपेटिटिव एडवांटेज? दिस इज द क्वेश्चन. These are different tables which you can see in the slides. Now, why you are actually going for diversification? Why do you go for strategy of diversification? कि जी मैं अपना कोक कहता मैं अपने operations अफ्रीका के अंदर ले जाता हूँ, नाइकी कहता मैं इंडोनेशिया के अंदर ले जाता हूँ. Why you are diversifying? Number one is your growth. आप अपनी growth के लिए करते हो. Number two is basically your risk spreading, कि आपका risk सिर्फ एक जगह concentrate ना हो बल्कि वो further on ज़्यादा हो. और third obviously that's basically for your profit. उसके बाद diversification and share value, शेयर वैल्यू का आपस में क्या रिलेशनशिप है. और माइकल पॉटर ने 3 टेस्ट्स बताए. इफ डाइवर्सिफिकेशन इज टू क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू वी मस्ट मीट 3 टेस्ट्स. और वो कौन से टेस्ट्स हैं? नंबर 1 इज योर अट्रैक्टिवनेस टेस्ट, नंबर 2 इज योर कॉस्ट ऑफ एंट्री टेस्ट, एंड नंबर 3 इज योर द बेटर ऑफ टेस्ट. द अट्रैक्टिवनेस टेस्ट क्या है? डाइवर्सिफिकेशन मस्ट बी डायरेक्टली टूवर्ड्स अट्रैक्टिव industries that are giving you more profit. Number 2, cost of entry. The cost of entry must not capitalize all the future profits. सारे आपके future profits पे ना सारे लगते हैं. And then the better of test, either the new unit must gain competitive advantage from its link with the company or vice versa. Some kind of synergy must be present. और एक और इसकी diversification की होती है, that is your option value, which is not part of your course, but you can go for these 3. 3 किस्म के, the attractive test, the cost of entry, and the last one is your better off test. अब competitive advantage from diversification. Over here what we are looking into, we are talking about economies of scope. Economies of scope क्या होता है? It is different from economies of scale. Economies of scale में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा होता है वैसे वैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही होती है. Economies of scope क्या होता है कि जैसे जैसे using the same resources but producing different good, diversify आप अपना पोर्टफोलियो कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल गुल अहमद शुरू में सिर्फ कपड़े थे, लेकिन using the same kind of structure, using the same firms, now they are producing ready-made clothes. जुनैद जमशेद पहले अनस्टिच देता था, अब स्टिच दे रहा है. क्या किया होगा? उसी फैक्ट्री के अंदर एक मशीनरी और लगा दी होगी which is now sewing the clothes. So therefore this is basically known as economies of scope. Then economies from internationalizing transactions. आप क्या कर लेते हो? आप मार्केट्स अपनी जियोग्राफिकल आउटरीच ज़्यादा कर देते हैं. So you can go to other markets. Then
आपकी relatedness and diversification. Economies of scope and diversification derive from two types of relatedness. Number one is your operational. Operational में क्या होता है? Synergies from sharing resources across businesses. यानी common distribution facilities होती हैं, brands आप एक के ही product में वो है I'm forgetting ideas man, ideas woman, ये आप क्या कर रहे हैं? Brands उसने different कर लिए हुए हैं. Strategic relatedness क्या होती है? Synergies at the corporate level driving from ability to apply common management capabilities to different businesses. Then comes transaction costs and the existence of firm. The transaction cost theory explains not just the boundaries of firms but also existence of the firms. अब 18th century के अंदर the English woolen industry, no firms, independent spinners and weavers linked by merchants, यानी आपस में उनकी interconnectedness नहीं थी. Residential remodeling industry, mainly independent self-employed builders, plumbers, electricians या painters थे. Key issue क्या होता है कि transaction costs of the market versus the administrative costs of the firms. And when transaction costs आपकी high हो जाती हैं, firm is more efficient in terms of your organization. ठीक है? So that is how we are actually looking into the boundaries of firm and the existence of the firm. Then technical economies of integrating processes. में क्या हो जाता है? That you avoid the transaction costs of market contracts and situations where there are number one, जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, जहाँ पे ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिज्म एंड स्ट्रेटेजिक मिसरिप्रेजेंटेशन होती हैं एंड टैक्सेस एंड रेगुलेशन ऑन मार्केट ट्रांजैक्शंस. इसकी कॉस्ट्स आपकी आ जाती हैं मे बी बिकॉज इट compromise on the risk, compounding of the risk, उसके बाद आपके limits flexibility, उसके बाद आपके strategic differences होते हैं और आपकी there is a difference in optimal scale of operation between different stages, prevents balanced 6. When is vertical integration more attractive than outsourcing? ठीक है, अगर आपकी companies कम हैं and then you are actually looking into in terms of cost, जहाँ पे आपको cost कम नज़र आ रही हो आप वहाँ पे vertical integration करते हैं और आप outsourcing नहीं करते. ये आपके steel cans की example है. Now you can move this to recent trends in vertical relationship from competitive contracting to supplier partnership. अब पहले हम contract किया, अब हम suppliers के साथ partnership करते हैं. From vertical integration to outsourcing, also IT and administrative भी अब हमने outsource करना पड़ते हैं. Then there is nowadays diffusion of franchising. Then technology partnerships हो रही हैं, IBM और Apple ने की, Canon और HP ने की, और अब आपके interfirm networks बनते जा रहे हैं. तो general conclusion हमारी क्या निकलती है? Boundaries between firms and markets are becoming increasingly blurred. Patterns of internationalization. Now when firms are going for international character, तो आपका क्या होता है? आपका horizontal side पे आपका है, vertical side पे आपका है international trade और horizontal पे है आपका foreign direct investment. जो domestic industries हैं, railroads, laundries, hairdressing, milk, ये तो international trade में भी कम है और foreign direct investment भी कम है, तो they are at the low part. अगर आप global में जाएं तो आप semiconductors, consumer electronics, ये technology वालों को देखें, या आप हाँ वो टेक्नोलॉजी वाली ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स इज ऑलवेज ग्लोबल इंडस्ट्रीज इज हाई, ट्रेडिंग इंडस्ट्री इज इनका FDI लो है लेकिन इनका इंटरनेशनल ट्रेड हाई है. और अगर आप इनको देखें FDI में मल्टी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, रिटेल, बैंकिंग, होटल्स, कंसल्टिंग, ये FDI के अंदर ये हाई हैं लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये लो हैं. So what is the implications of internationalization of industry analysis? Industry structure में क्या होता है? Low entry barriers around national markets, increased industry drivability आपकी increase हो जाती है और increased buyer के पास ज़्यादा power होती है. इससे क्या होता है? आपका competition increase हो जाता है और competition जैसे increase होता है आपकी profitability क्या करती है? Internationalization tends to reduce industries मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आते जाएंगे आपकी मार्केट के अंदर, फर्म्स के अंदर, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? वो कम हो रही होती है. अब ये क्या हुआ? अगेन वही वाली बात, अगर आपको पिछले सारे लेक्चर्स याद हो, एक साइड पे हम कहते हैं फर्म की कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, फर्म रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ हैं, एक इंडस्ट्री की इन्वायरमेंट है. अब आपको कंपेरेटिव एडवांटेज एक देता है और
लास्ट आपकी क्या रहती है, आपकी नेशनल एनवायरनमेंट है, जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, मैक्रो विच आर अनकंट्रोलेबल। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ये आपको क्या दे रही होती हैं, दे ऑल आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू द कंपेरेटिव एडवांटेज। नेशनल इन्फ्लुएंसेस, ये जो मैंने अभी बताया कि जी कुछ आपकी कंट्रीज़ होती हैं जो आपको, हमें जैसे यूरोप EU में हमें नेशनल एडवांटेज क्योंकि हमें GSP+ का स्टेटस मिला हुआ है। अ कंट्री हैज़ रिलेटिव efficiency advantage in those products that make intensive use of resources that are relatively abundant within the country. Philippines relatively more efficient in the production of footwear, apparel and assembled electronic products than in the production of chemicals and automobiles, क्योंकि ये सारा मटीरियल फिलीपींस के पास पहले ही है। US is more efficient in the production of semiconductors and pharmaceuticals than shoes and shirts, ठीक है। और इसको हम जो टेक्निकल नाम दे देंगे ट्रेड के अंदर तो ये है हेक्शर होल्ड थ्योरी कि जो रिसोर्सेज मेरे पास ज़्यादा अबंडेंट है मैं वही गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ। देन कम्स योर revealed comparative advantage for certain brand products। अब ये अगर आप देख लें, ये आपको नेट के ऊपर नया वाला मिल जाएगा कि जी USA में ज़्यादा फूड, ड्रिंक्स, टबैको है, और ये जो मशीनरी वगैरह आपको जर्मनी के अंदर ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये 0.8 जो लास्ट वाले आप देखें, ठीक है। देन पोर्टर्स कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस, इसको हम कर चुके हैं। दिस इज़ एट द पोर्टर्स नेशनल डायमंड फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। अब व्हाट इज़ द कंसिस्टेंसी बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड नेशनल कंडीशंस, ये भी मैंने जो एग्जांपल बताया था कि जी आपका जो रिसोर्सेज हैं अगर वो आपको मैच करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी के साथ, सो दैट गिव्स यू अ कंपेरेटिव नेशनल एडवांटेज। इंटरनेशनल लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, इंटरनेशनल लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर व्हाट वी आर लुकिंग है कि जी आपने जब आउटसोर्सिंग करनी होती है या इफ़ यू आर मूविंग फॉर ऑपरेशंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो देन यू आर लुकिंग कि जी कौन सी जगह बेहतर है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल ज़ारा क्या करती है, ज़ारा टेक्स जो उसके यूनिक किस्म के जो होते हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारे कुछ स्पेन में बनाती है, लेकिन जो उसने स्टैंडर्डाइज बनाने होते हैं और बहुत सारा प्रोडक्शन बनाती है वो चाइना भेज देती है। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका किस किस्म का प्रोडक्ट है, यू टेक दैट डिसीजन। देन आपका लेबर जहाँ पे चीप है, फॉर एग्जांपल लेबर इन साउथ एशिया और ईस्ट एशिया इज़ चीपर एज कम्पेयर टू लेबर इन यूरोप एंड US, ठीक है। एंड देन डिटर्मिनिंग द ऑप्टिमल लोकेशन, कि आपने कहाँ पे अपनी कोई लोकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो लोकेशन अपनी उस जगह कर रही होती हैं जहाँ पे उनको इन्वायरमेंटल लॉज, यहाँ जहाँ पे आपका पेपर वर्क कम होता है, सो दे कैन ईजिली सेट अप देयर प्लांट्स। एंड वी हैव सीन इस तरह के कॉर्पोरेट डिज़ास्टर जो कि भोपाल के अंदर हुआ, भोपाल डिज़ास्टर, दैट वाज अ वेरी बिग कॉर्पोरेट डिज़ास्टर बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने merged with the US government, और ये जो था what was the name of the company, Dow Chemicals, and that actually created a big disaster, ठीक है। और क्यों आए, क्योंकि इंडिया के अंदर आपकी लोकेशन चीप थी, आपका लेबर चीप था, and in that way you actually had a better market entry opportunity. नाउ किस तरीके से आप मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं, आइदर यू कैन डू द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और यू कैन डू द ट्रांजैक्शंस। डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस में आप क्या करते हैं, एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं, लाइसेंसिंग कर सकते हैं, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर लेते हैं या सब्सिडीज दे देते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू आर एंटरिंग द डिफरेंट मार्केट्स। उसके बाद आपके अलायंसेस एंड जॉइंट वेंचर्स हो जाते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं विच वी आर लुकिंग इनटू। ये आपका जनरल मोटर्स का उसने डिफरेंट अलायंसेस किए हुए हैं अपने कंपेटिटर्स के साथ, क्योंकि आजकल जो टर्म यूज़ होती है कि वी आर नॉट कम्पीटिंग, वी आर एक्चुअली कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। देन कम्स ग्लोबलाइजेशन, कि जी हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि फर्म्स जब अपने ऑपरेशंस होती हैं, ऑपरेशन सिर्फ एक जगह नहीं रखती, दे आर नॉट जस्ट परसुइंग फॉर द लोकल ऑपरेशंस, दे गो फॉर द इंटरनेशनल ऑपरेशंस, और वो क्या कहलाया जाता है, दैट इज़ बेसिकली योर इंटरनेशनलाइजेशन, या आपका जो इंटरनेशनल फर्म से जो आपका करेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है टू मल्टीनेशनल करेक्टरिस्टिक, ठीक है। ग्लोबल स्ट्रैटेजी आ गई, ये हमने कवर किया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ग्लोबल स्ट्रैटेजी, and at a simplest level treating the world as a single market. Japanese companies during 1970s and 80s standard products developed and manufactured within Japan, distributed and marketed throughout the world. ठीक है. Now these are different forces of globalization which we have already covered. This is the forces of differentiation,
and this is basically benefits of global integration and benefits of national differentiation. आप अपने आप को पोजीशन किस तरीके से करते हैं. ये एक यूरोप का एग्जांपल है, द एवोल्यूशन ऑफ मल्टीनेशनल स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रक्चर्स इन 1900 से ये एरा ऑफ यूरोप है, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट. और ये स्ट्रैटेजीज इनकी कैसे चेंज हुई. I will finish it at this point of time कि जहाँ पे हम एक लोकल ऑपरेशंस को हमने किस तरीके से ग्लोबल ऑपरेशंस पे लेके गए, कौन सी फोर्सेस थी, कौन से डिसीजंस थे, क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ थी, एंड व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस आर रिक्वायर्ड. एंड रिमेंबर, जो आप लोकल एनालिसिस कर रहे हैं एक लोकल मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो आप एनालिसिस जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं वो हम एनालिसिस नहीं करते. आर एनालिसिस चेंज, क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स बदल जाते हैं, हमारे डायनामिक्स बदल जाते हैं, हमारे कल्चरल वो जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज हो जाती हैं. सो देयरफॉर वी हैव टू understand कि when the country is actually going global, when the company is going global, तो उसके analysis या उसकी strategy फ़र्क होगी. आप वही standardized product नहीं लेके आ सकते. And operations are actually the heart of any company. और अगर आपके operations effective नहीं है, आपकी company will be at the verge of being locked down. क्योंकि अगर आपके operations efficient हैं, that actually leads you to more efficiency, that actually leads you to more profitability. So the lesson to be learned throughout this course is that our operations needs to be very much agile, our operations needs to be very much adaptable, and our operations needs to be very much aligned with each other. और वो corporate strategy के साथ अगर aligned होंगे तो then we actually lead you to better profitability. Now the key part is कि आपने ये operation strategy कैसे बनानी है. It requires teamwork, it requires trust, it requires commitment from not just the top management, from all of the organization. And if we have operational excellence, you can have a better market share, or you can actually have a monopoly power in the organization. लेकिन अगर आपके operations के अंदर issues आ जाते हैं, then that puts a big question mark that okay, whether the organization is going to survive in the market, in the industry or not. So keep reading, and I had a good time teaching you folks. And last but not the least, that stay updated with what is happening in the contemporary business world, because you are graduating into 2015, 2016, but you are getting job in 2018, and trends are changing at the speed of light. And if you want to get into good multinationals, you need to stay abreast with the latest changes that is happening in the corporate world. Till then, have a nice time. Allah Hafiz.